हेलो दोस्तों, स्टडी आइकॉन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 19 अप्रैल 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जेम्स एम बैंक्स का निधन हो गया, वह किस संस्था के पूर्व प्रमुख थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, नासा। दोस्तों, ये हैं जेम्स एम बैंक्स, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह नासा के पूर्व प्रमुख थे। अब इनके बारे में जान लेते हैं। पूर्व नासा प्रमुख जेम्स एम बैंक्स का 94 साल की आयु में निधन हो गया। वह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा के छठे प्रशासक थे। उन्होंने जुलाई 1981 से दिसंबर 1985 तक एजेंसी के शीर्ष पदों पर काम किया था। नासा ने बैंक्स के कार्यकाल के दौरान 20 अंतरिक्ष यान मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए थे। अब दोस्तों, यहाँ नासा की बात हुई है तो नासा के बारे में जानते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा के प्रशासक कौन हैं? तो जिम ब्रिडेनस्टाइन। और नासा का मुख्यालय कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन है, जाने माने नाटककार और लेखक विजय मिश्रा का निधन हो गया, वह किस राज्य से थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, उड़ीसा। दोस्तों, ये हैं जाने माने नाटककार और लेखक विजय मिश्रा। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अब इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो प्रख्यात उड़िया नाटककार और पटकथा लेखक विजय मिश्रा का निधन हो गया। उन्होंने लगभग 60 नाटकों, 55 फिल्मों और 7 टीवी धारावाहिकों की पटकथाओं का लेखन किया था। उन्हें उड़ीसा साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जा चुका था एवं 2013 में उनकी पुस्तक वानप्रस्थ के लिए केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विषय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 28 अप्रैल। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। अब इसके बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साल 2020 का विषय क्या है? अब दोस्तों, इस साल जो कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विषय विश्व दिवस जो मनाया गया, इसका थीम क्या था या इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ्स। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस 2020 का विषय मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी पर केंद्रित है, जिसमें कार्यस्थल पर संक्रामक रोगों के प्रकोप को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। थीम के तहत जोखिम को रोकने और नियंत्रित करने के लिए महामारी से जुड़े मनोवैज्ञानिक और अन्य काम से संबंधित जोखिमों की पहचान करने के लिए गहराई से विभिन्न तरीकों का पता लगाया जाएगा। पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया जाता है। अर्थात दोस्तों, 28 अप्रैल को सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं, बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो गाय राइडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1919 में। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी की शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, KGMU लखनऊ।
लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अर्थात KGMU कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। एक 58 वर्षीय डॉक्टर उत्तर प्रदेश में पहले कोरोना वायरस मरीज थे जिन्हें प्रायोगिक उपचार के रूप में प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। कन्वीनियंट प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 रोगियों पर की जा सकने वाली एक प्रायोगिक प्रक्रिया है। अब क्या होता है ये, इसके बारे में जानते हैं। क्या है कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी, तो इसके बारे में जानते हैं। यह कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी का उद्देश्य कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति के खून से एंटीबॉडी का उपयोग करके वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों का इलाज करना है। इस थेरेपी का उपयोग वायरस से जल्दी संक्रमित होने वाले लोगों जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, रोगियों के परिवार और अन्य उच्च जोखिम वालों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। इस थेरेपी की प्रक्रिया काफ़ी सरल है, जो एंटीबॉडी में समृद्ध कोविड-19 मरीज के रक्त पर आधारित है तथा जिनके रक्त में वायरस से लड़ने की विशिष्ट क्षमता वाले एंटीबॉडीज होते हैं। यह एंटीबॉडी कोविड-19 ठीक हो चुके मरीज के शरीर से निकालकर बीमार शरीर में डाल दिया जाता है। मरीज पर एंटीबॉडी का असर होने पर वायरस कमजोर होने लगता है, जिसके बाद मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ दोस्तों ये KGMU लखनऊ में हुआ है, तो लखनऊ यूपी की राजधानी है। अब यूपी की राजधानी है दोस्तों, तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के किस बल्लेबाज पर क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट के खेलने पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 उमर अकमल। दोस्तों ए है उमर अकमल। इनके ऊपर ही 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट के खेलने पर इनके ऊपर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब क्यों लगाया गया है उसके बारे में जानते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान बल्लेबाज उमर अकमल पर 3 साल तक का क्रिकेट के किसी फॉर्मेट में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह प्रतिबंध पाकिस्तान भ्रष्टाचार संहिता के 2 नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया है। इससे पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज 2020 PCL में उनसे भ्रष्टाचार के लिए किए गए संपर्क का विवरण देने में विफल रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने किस धावक के ऊपर डोपिंग टेस्ट में फैले होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? सॉरी दोस्तों, फैले नहीं, फेल होने के कारण। अर्थात अभी हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने किस धावक के ऊपर डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 झूमा खातून। दोस्तों ए है झूमा खातून। इनके ही ऊपर डोपिंग के नाते इनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जानते हैं, भारत की मध्यम दूरी की धाविका झूमा खातून को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा साल 2018 के डोपिंग मामले में प्रतिबंधित पदार्थ स्टेरॉयड का सेवन करने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। झूमा खातून से जून 2018 गुवाहाटी में राष्ट्रीय अंतर्राज्य चैंपियनशिप के दौरान नमूना लिया गया था। झूमा ने गुवाहाटी के राष्ट्रीय अंतर्राज्य चैंपियनशिप में 1500 और 5000 मीटर में कांस्य जीता था, लेकिन उस समय राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL द्वारा की गई जांच का रिजल्ट निगेटिव आया था। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा ने इसके बाद कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित लैब में नमूने की जांच कराई, जिसमें डिहाइड्रोक्लोरोमेथाइल टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पाई गई और जांच पॉजिटिव पाई गई। अब यहाँ वाडा की बात हुई है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के अध्यक्ष कौन है, तो विडोल्ट बांका। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि नाडा के जो है अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं, तो सुनील शेट्टी जी चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कम लागत वाले वेंटिलेटर रूहदार विकसित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 IIT कानपुर। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन 3 IIT मुंबई।
दोस्तों ये है रूहदार, इसको ही आईआईटी मुंबई ने विकसित किया है। अब इसके बारे में जानते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने एनआईटी श्रीनगर और जम्मू और कश्मीर के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IUST के इंजीनियरिंग छात्रों की टीम द्वारा कम लागत वाला एक मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार विकसित किया है। यह कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस टीम के एक सदस्य द्वारा बताया गया कि वेंटिलेटर रूहदार के प्रोटोटाइप को तैयार करने के लिए टीम के लगभग 10,000 रुपये लगे हैं, जिसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करने पर कम किया जा सकता है। इस कम लागत वाले मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार में पर्याप्त श्वास सहायता प्रदान करने की क्षमता है, जो गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगी के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसे मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 विश्वनाथ सोमददर। दोस्तों ये है विश्वनाथ सोमददर, इनको ही मेघालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। अब दोस्तों यहाँ न्यायालय की बात हुई है तो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। किस देश ने कोरोना वायरस के कारण पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को रद्द कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुख्य बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय कोविड-19 के विश्वव्यापी महामारी के वर्तमान प्रभावों के कारण लिया है। अगला संस्करण 2022 के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि 2018 में इसका अंतिम संस्करण आयोजित किया गया था। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स RAAF के प्रमुख मेग हुपफेल्ड ने भारतीय वायुसेना IAF के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को पत्र लिखकर इसे रद्द करने की जानकारी दी। क्या है पिच ब्लैक? अब इसके बारे में जानते हैं। पिच ब्लैक एक एक्सरसाइज एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने वाला कार्यक्रम है, जिसमें सभी स्तरों पर सैन्य संबंध बनाने और इनका विस्तार करने वाले क्षेत्रीय गठबंधन और संबंध देशों की सेनाओं द्वारा भाग लिया जाता है। इसमें युद्ध के जैसे माहौल बना के आक्रामक काउंटर एयर OCA और रक्षात्मक काउंटर एयर DCA युद्ध अभ्यास के साथ ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान किया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हुई तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट जॉन मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन है, सिप्री अर्थात SIPRI द्वारा जारी किए गए ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 तीसरा। अब इसके बारे में डिटेल जानते हैं। स्वीडन के विचारक समूह या थिंक टैंक के कहे जाने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने अपनी रिपोर्ट ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 जारी की है। सिप्री द्वारा जारी इस रिपोर्ट में 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च का ब्यौरा दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का 2.2% हिस्सा है, जो 2010 की तुलना में बहुत अधिक है। अब ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। साल 2019 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च बढ़कर $1917 बिलियन हो गया, जिसमें 2018 के मुकाबले 3.6% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देश है अमेरिका, $732 मिलियन। चीन सबसे ज्यादा शीर्ष पर कौन है? तो अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है और चीन $261 बिलियन, भारत $71.1 बिलियन, रूस $65.1 बिलियन और सऊदी अरब $61.9 बिलियन है। यह पहला मौका है जब दो एशियाई देश सैन्य खर्चों के मामले में शीर्ष 3 देशों में शामिल हैं। भारत ने 2019 में रक्षा पर 71.1 बिलियन का खर्च किया, जो कि उसके सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% हिस्सा है, जिसके कारण वह 2018 के चौथे स्थान से 2019 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किस मोबाइल कंपनी के साथ समझौता किया है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 नोकिया। अब नोकिया के बारे में जानते हैं। नोकिया और भारतीय एयरटेल ने भारतीय एयरटेल की नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए लगभग $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनियों द्वारा भारत में 9 सर्किलों में नोकिया के एसरैन सॉल्यूशन को स्थापित करने के लिए बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस $1 बिलियन के सौदे का उद्देश्य भारतीय एयरटेल के ग्राहकों के अनुभव को बेहतर करने के लिए उन्हें श्रेणी की सबसे उत्तम कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस बहुवर्षीय समझौते के अंतर्गत नोकिया 2022 तक कई स्पेक्ट्रम बैंड्स में लगभग 3 लाख रेडियो इकाइयां स्थापित करेगी, जिसमें 2022 तक 900 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज शामिल है। इसके जरिए एयरटेल को सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी जब 5G नेटवर्क पूरे भारत में लॉन्च किया जाएगा। अब भारतीय एयरटेल की बात हुई तो भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ कौन है? तो गोपाल विट्ठल हैं। नोकिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो राजीव सूरी हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडरा ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 3.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 1.9%। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंडरा ने अपनी ताजा रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ को घटाकर 1.9% कर दिया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने मात्र 2020 में वित्तीय वर्ष 2021 की जीडीपी ग्रोथ 3.6% रहने का अनुमान लगाया था। हाल ही में भारत के लिए जारी किए आंकड़े के पिछले 29 वर्षों में सबसे कम है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जीडीपी ग्रोथ में कटौती कोविड-19 महामारी के कारण मई 2020 तक भारत में जारी लॉकडाउन को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 के कारण स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 इंडियन ओवरसीज बैंक। अब दोस्तों इंडियन ओवरसीज के बारे में जानते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विथ। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी द्वारा स्वयं सहायता समूहों एसएचजी के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की गई। आईओबी ने कोविड-19 द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान करने के लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए एक पहल की शुरुआत की है। इस पहल के बारे में जानते हैं। इस विशेष ऋण जो इसमें ऋण देने की योजना है, तो इस ऋण योजना के बारे में जानते हैं। स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य अधिकतम 5,000 रुपये की ऋण राशि का लाभ उठा सकता है, जबकि एक समूह के लिए यह सीमा 1 लाख रुपये है। अगला पॉइंट है, इंडियन ओवरसीज बैंक से न्यूनतम 2 ऋणों लेकर इसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले स्वयं सहायता समूह इस ऋण सुविधा के लिए पात्र होंगे। साथ ही केवल वे स्वयं सहायता समूह ही इस विशेष योजना का लाभ उठा पाएंगे जिनका मौजूदा ऋण मानक और 1 मार्च 2020 तक का है, जिनका मौजूदा ऋण मानक और 1 मार्च 2020 तक का है। इस विशेष ऋण योजना का लाभ इच्छुक उधारकर्ताओं द्वारा केवल 30 जून 2020 तक लिया जा सकता है, जिसके लिए वे सीधे शाखाओं या व्यावसायिक प्रतिनिधि के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बैंक इस योजना के अंतर्गत 6 कार्य दिवसों के भीतर ऋणों की मंजूरी और संवितरण करेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग शुल्क या प्री भुगतान शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब इंडियन ओवरसीज की बारे में जानकारी लेते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? तो कर्णम शेखर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, यूआईडीएआई ने सीएससी केंद्रों को आधार अपडेशन की सुविधा देने की घोषणा की। यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अजय भूषण पांडे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को बैंकिंग अभिकर्ता के रूप में काम करने की अनुमति दे दी है। यूआईडीएआई ने सीएससी को एक स्वीकृति नागरिकों के लिए आधार अपडेशन को आसान बनाने के लिए दी है। यूआईडीएआई की अनुमति के बाद लगभग 20,000 सीएससी केंद्र अब नागरिकों को आधार अपडेशन सेवा प्रदान करने में सक्षम होंगे। इन केंद्र को केवल जनसांख्यिकी विवरण जैसे नाम, पता और जन्म तिथि को अपडेट करने की अनुमति दी गई है। कॉमन सर्विस सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ई गवर्नेंस सहित सेवाओं की सुलभ इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए
देश के ग्रामीण नागरिकों के लिए शुरू की गई एक विशेष सुविधा है। कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में जानते हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर CSC के CEO कौन है? तो दिनेश त्यागी जी हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने लेह और नई दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन NTPC लिमिटेड ने लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन सेल FC आधारित इलेक्ट्रिक बसें और कार की बराबर संख्या प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की घोषणा की है। ये EOI NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा जारी की गई है। इस पहल की शुरुआत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से की गई है। इस पहल का उद्देश्य हाइड्रोजन चालित वाहनों को डिकार्बोनाइजिंग गुणवत्ता चरण में लॉन्च करना है। विभिन्न शहरों में लगभग 90 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और फरीदाबाद में E3 व्हीलर्स के लिए बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशन पहले ही चालू किए जा चुके हैं। अब NTPC के बारे में जानते हैं। तो NTPC लिमिटेड की स्थापना 7 नवंबर 1975 में की गई। NTPC लिमिटेड मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में भारत में है। NTPC के अध्यक्ष और MD कौन है? तो गुरदीप सिंह है। दोस्तों आज वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा जारी किए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। दोस्तों इतना याद रखिए कि आपको अगर वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके PDF फाइल लिंक पर क्लिक करके वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और कम समय में पूरा वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। आज यहीं तक, फिर हम कल आपसे मिलेंगे।